नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 और 9 जुलाई को 2 दिवसीय मॉस्को दौरा। द्विपक्षीय वार्ता में कई मुद्दों पर अहम चर्चा की संभावना। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतवंशियों में जबरदस्त उत्साह। तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या पर गहरा दुख जताते हुए भड़की बसपा प्रमुख मायावती ने की सीबीआई जांच की मांग। वहीं भाजपा ने डीएमके कांग्रेस गठबंधन को घेरते हुए राज्य की खराब कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को किया ढेर। शहीद हुए 2 जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी गई अंतिम विदाई। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। अहमदाबाद को मिली आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी स्लिम्स हॉस्पिटल की सौगात। साथ ही अमित शाह ने किया अमीन पीजेकेपी विद्यार्थी भवन का उद्घाटन। असम में 29 जिले बाढ़ प्रभावित। 577 राहत शिविरों में 50,000 से अधिक लोगों ने ली शरण। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों से की मुलाकात। मौसम विभाग ने 8 से 11 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का जताया अनुमान। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का शुभारंभ। राष्ट्रपति यात्रा में हुई शामिल। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। दिल्ली, अहमदाबाद, पश्चिम बंगाल में पारंपरिक तौर पर निकली बलभद्र, सुभद्रा और प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा। भारत ने दूसरे T20 में जिम्बाब्वे को 100 रनों से करारी शिकस्त दी। जीत के बाद 5 मैचों की सीरीज में की 1-1 की बराबरी। अभिषेक शर्मा ने जमाया शतक। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली 77 रनों की पारी। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु में बसपा के राज्य प्रमुख की हत्या का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। आज बसपा प्रमुख मायावती चेन्नई पहुंची और के आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि दी। मायावती ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और राज्य सरकार से न्याय की मांग की। इस बीच भाजपा भी इस घटना के बाद से राज्य की डीएमके सरकार पर हमलावर है और इस हत्याकांड की सीबीआई से मांग कर रही है। लेकिन इंडी गठबंधन के दलों ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जानलेवा जहरीली शराब का मामला अभी थमा भी नहीं था कि 5 जुलाई को बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु प्रमुख के आर्मस्ट्रांग की बेरहमी से हत्या ने एक बार फिर प्रदेश के एम.के. स्टालिन सरकार की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दिवंगत प्रदेश बीएसपी अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि देने चेन्नई पहुंची उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती डीएमके सरकार पर जमकर भड़की और हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर डाली। जिस तरीके से हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट की हत्या की गई है उनके घर के बाहर, तो उससे ऐसा लगता है कि आपके तमिलनाडु स्टेट में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए मेरा यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे ये कहना है कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पास ही राज्य में गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। बीएसपी नेता की सरेआम हत्या के बाद राज्य में ध्वस्त कानून व्यवस्था के लिए डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए भाजपा ने कहा कि राज्य में दलितों की जान खतरे में है और तमिलनाडु में राजनीतिक हत्याएं बढ़ने पर सीएम स्टालिन की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। Dravida model has become a murder model now. It's unacceptable. Day before yesterday, one ADMK Karyakarta has been killed. Yesterday, BCK. Then day before yesterday, one PMK. And one of our Karyakarta's husband was brutally attacked in Anna Nagar while running. So what is happening? Political murders have increased in Tamil Nadu. But in spite of all these things, the Stalin is silent. तमिलनाडु में कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और इसके लिए जिम्मेदार डीएमके की सरकार, कांग्रेस की सरकार है। स्टालिन साहब तो खुद मुख्यमंत्री ही नहीं, गृह मंत्री भी है और उनके होते हुए जिस प्रकार से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, दलितों की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा है। अगर एक व्यक्ति को 7 बजे 6-7 लोग आकर धारदार हथियार से मार देते हैं और उस पर कोई जवाबदेही नहीं। तमिलनाडु में नेताओं की हत्या कोई नई बात नहीं है।
इससे पहले भी तमिलनाडु में विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेताओं की हत्या कर दी गई। इससे पहले तमिलनाडु में भाजपा नेता जगन पांडियन की अगस्त 2023 में अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। वहीं तमिलनाडु में भाजपा के SC/ST विंग के केंद्रीय जिला अध्यक्ष बालचंद्रन की 24 मई 2022 को चाकू मारकर दर्दनाक तरीके से हत्या की गई थी। 22 दिसंबर 2022 को पूर्व डीएम के सांसद और तमिलनाडु अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष S मस्तान की भी हत्या की गई। 19 जुलाई 2013 को तमिलनाडु भाजपा के महासचिव वी रमेश की उनके घर के पास ही हत्या कर दी गई थी। ठीक इसी प्रकार तमिलनाडु भाजपा मेडिकल विंग के प्रमुख डॉक्टर अरविंद रेड्डी की भी 23 अक्टूबर 2012 को हत्या की गई थी। बहरहाल बीएसपी नेता के आर्मस्ट्रांग की हत्या पर दुख जताते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन भाजपा सवाल पूछ रही है कि हाथरस जाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी क्या आर्मस्ट्रांग के परिवार से भी मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में बीते करीब 24 घंटे में बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन इन मुठभेड़ में हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकियों की पहचान होना अभी बाकी है। घटनास्थल पर बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया है। जम्मू कश्मीर में बीते करीब 24 घंटे में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 6 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि सेना के 2 जवान शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक ने मुठभेड़ के बाद हालात की जानकारी हासिल की और कहा कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद मृत आतंकवादियों की पहचान की पुष्टि की जाएगी। ऑपरेशन चालू है, इसीलिए एक जगह में अभी ऑपरेशन कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है, तो जब हो जाएगा तब हम क्लैरिटी के साथ बात कर सकते हैं। 2 अलग अलग एनकाउंटर साइट्स पे एनकाउंटर्स हुए हैं। बॉडी की कंफर्मेशन के हिसाब से 6 आतंकियों का मारे जाने का खबर है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 6 आतंकवादियों में से 2 मदार गांव में और बाकी 4 चिनी गांव में मारे गए हैं। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पहली मुठभेड़ मोदार गांव में हुई, जहां एक जवान शहीद हुआ, जबकि दूसरी मुठभेड़ फ्रिसल चिनी गांव में हुई, जहां हुए ऑपरेशन के दौरान दूसरा जवान शहीद हुआ। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ अभियान पूरी मुस्तैदी से जारी रहेगा। सिस्टम को अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, एजेंसीज और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, सब मिलकर आवामी सपोर्ट के साथ, लोगों के साथ इस चीज़ को हम जरूर जीतेंगे। इस बीच राजौरी जिले के एक गांव में सुरक्षा चौकी पर आतंकवादियों की गोलीबारी में सेना का एक जवान घायल हो गया। आतंकवादियों ने मंजार कोट क्षेत्र में सेना की चौकी पर गोलीबारी की। इसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसमें सेना का एक जवान घायल हो गया। आतंकवादियों की तलाश के लिए तलाशी अभियान जारी है। बीते कुछ समय से आतंकवादियों ने घाटी ही नहीं बल्कि जम्मू क्षेत्र में भी अपनी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन हमारे मुस्तैद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की हर हिमाकत को माकूल जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और उधर ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस रथ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के अवसर पर तीनों रथों की परिक्रमा की और देवताओं के सामने माथा टेका। आइए देखते हैं OP यादव की ये खास रिपोर्ट। भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा पर ओडिशा के पुरी में जनसैलाब उमड़ पड़ा। देश भर से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचे हैं और भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की रथ यात्रा के उत्सव में शामिल हो रहे हैं। रविवार दोपहर को हजारों लोगों ने पुरी के 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर से विशाल रथों को खींचकर करीब 2.5 किलोमीटर दूर गुंशिया मंदिर की ओर बढ़ाया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों रथों की परिक्रमा की और देवताओं के सामने माथा टेका। इस दौरान राष्ट्रपति के साथ ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ ओडिशा कैबिनेट के मंत्रीगण भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने देशवासियों को शुभकामना देते हुए कहा कि आज देश दुनिया के अनगिनत जगन्नाथ प्रेमी रथ पर विराजमान तीनों भगवत स्वरूपों के दर्शन हेतु उत्साह पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस महापर्व के अवसर पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ से वो सभी के सुख, शांति और समृद्धि हेतु प्रार्थना करती हैं। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए जगन्नाथ मंदिर के पुजारी रवि नारायण दास ने कहा कि ये दिन खास है।
ऐसे में देश के राष्ट्रपति के आगमन से इस रथ यात्रा उत्सव की शोभा में 4 चांद लगे हैं। तो लाखों आदमी आते हैं दर्शन करने के लिए। उनका भाव, उनका विरोध जो है वो भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं और नया सरकार है जगन्नाथ जी उनका आशीर्वाद देते हैं, अभी भी देंगे। मंदिर प्रशासन से जुड़े पुजारी मधुसूदन दास ने कहा कि इस बार आयोजन 2 दिनों तक चलेगा। ऐसा 1971 के बाद पहली बार हो रहा है, इसलिए भक्तों में रथ यात्रा को लेकर खासा उत्साह है। महाप्रभु जगन्नाथ जी हर साल जैसे रथ यात्रा में आते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए, इस बार भी जगन्नाथ जी बाहर आए हैं उनको जो भक्त हैं उनको दर्शन देने के लिए और उनका यात्रा शुरू करने के लिए। इससे पहले पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने अपने शिष्यों के साथ भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों का दर्शन किया और पुरी के राजा ने छेरा पहनरा की रस्म पूरी की। रथों में लकड़ी के घोड़े लगाए गए और सेवादार पायलटों ने भक्तों को रथों को सही दिशा में खींचने के लिए मार्गदर्शन किया। पीएम मोदी सहित कई मंत्रियों ने पवित्र जगन्नाथ यात्रा को लेकर देशवासियों को बधाई दी है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यह यात्रा शुरू होती है और 10वीं को समाप्त होती है। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम एक और जहां भारत की सांस्कृतिक समृद्धता को बढ़ावा देने का काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सच्चे मायनों में संकल्पित और साकारित करने का जरिया भी बनते हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन भीम सिंह और जगमोहन के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, पुरी, ओडिशा। और ओडिशा के अलावा देश के कई राज्यों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया और इसी कड़ी में देश की राजधानी दिल्ली के हौज खास स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भी हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम के साथ रथ यात्रा निकाली गई। दिल्ली के हौज खास का ये रथ यात्रा महोत्सव न सिर्फ राजधानी के उड़िया लोगों के लिए महत्व रखता है, बल्कि ये आस्था के जनसैलाब का भी प्रतीक है। जय जगन्नाथ। ये जो रथ यात्रा है ये पूरी में महत्व से बनाया जाता है कि पूरी दुनिया में ये फेमस है, लेकिन जो प्रादेशिक लोग जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण ये उत्सव है। ये उत्सव कहना ठीक नहीं रहेगा, ये एक महोत्सव है हमारे लिए। जो पूरी रथ यात्रा में जो जगन्नाथ धाम, जो कि हम बोलते हैं कि 4 धामों में एक धाम में गिनती में होती है, हम लोग जो पूरी नहीं जा पाते उनके लिए हमारे मन की भावना, जो आपसी चीज़ों के लिए हम यहाँ आते हैं, इनके लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम इसको सब भाई बहन मिलके इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। ये जो परंपरा शुरू हुई है जो 79 से हमारा जो परंपरा शुरू हुआ, जो कि सन 62 से बनता आया और प्रभु सन 67 में आ गए थे, जो विराजमान हैं आ गए थे, तो उनको कुटिया बना के रखा। और भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी पत्नी के साथ वहां पर शामिल हुए। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मौके पर कहा कि ये त्योहार भक्तों के बीच भक्ति, एकता और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है, साथ ही श्रद्धालुओं को अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव भी प्रदान करता है। भारत की इस बहुरंगी संस्कृति में उत्कल प्रांत की इस जगन्नाथ यात्रा का, जो जगन्नाथ धाम में प्रतिवर्ष सदियों से आयोजित होती जा रही है, इसका बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। ये लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ने, सामाजिक समरसता का भाव उत्पन्न करने, भगवान जगन्नाथ की शरण में जाने का अवसर तो प्रदान करता ही है, लेकिन साथ ही सामूहिकता के भाव से जुड़ने का भी एक अवसर प्रदान करता है। और वहीं दिल्ली के भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे धूमधाम से निकाली गई। इसमें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की और लाखों की संख्या में श्रद्धालु ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा में शामिल हुए। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली के हौस खास इलाके में भी भगवान जगन्नाथ मंदिर से एक रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। अगर रथ यात्रा की बात करें तो भगवान जगन्नाथ का एक जो रथ है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान जगन्नाथ
बीच में माता सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलराम को स्थापित किया गया है। और इस मंदिर से जब वो निकले तो लगभग 3 किलोमीटर की जो नगर भ्रमण के हैं, नगर भ्रमण करने के बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ये वापस आ चुकी है। और जब देखेंगे तो भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बड़े भाई जो बलराम हैं वो इस समय रथ पर सवार हैं और हजारों की संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन करने के लिए उपस्थित हैं। और जिस तरह की मान्यता है रथ यात्रा की कि 9 दिन भगवान जो है अपनी मौसी जो है उनके मंदिर में विश्राम करेंगे। और जिस तरह से अगर पुरी की बात करें, जगन्नाथ रथ यात्रा में जो पुरी में मंदिर है वहां से 3 किलोमीटर दूर गुंडेचा मां का मंदिर है, जहां पर भगवान 9 दिन विश्राम करके पुनः मंदिर में चले जाते हैं। इसी तरह से अगर दिल्ली की बात करें तो इसी जगन्नाथ मंदिर में माता गुंडेचा का एक मंदिर बना है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान बलराम को बाद में वहां पर ठहराया जाएगा और 9 दिन बाद भगवान को पुनः स्थापित किया जाएगा। एक बड़ी मान्यता और एक जिस तरह की हमारी भारत की संस्कृति सभ्यता में त्योहारों का महत्व है, इसी तरह से रथ यात्रा का एक बड़ा महत्व है। और आप देख सकते हैं एक बड़ी संख्या में अगर कहा जाए कि राजधानी दिल्ली में न सिर्फ उड़िया प्रांत के लोग बल्कि पूरे देश के लोग जो आस्था रखते हैं भगवान में, वो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। और आज सुबह केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस कार्यक्रम में सपत्नीक मौजूद है और एक सुंदर छवि देखी जा सकती है भगवान की। और लगातार लोग जो हैं बाकायदा भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और उनकी एक छवि को निहारने के लिए वो लगातार यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और उनके मन में सिर्फ एक ही लालसा है कि किस तरह से भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान जो बलराम हैं उनकी उस छवि को निहार सके कि जब वो मंदिर से बाहर आए हैं और नगर भ्रमण करने के बाद पुनः जो है गुंडेचा मां के मंदिर में स्थापित किए जाएंगे। कैमरामैन मनमोहन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी रथ यात्रा आज पूरे हर्षोल्लास के साथ देश भर में निकाली गई। दिल्ली के द्वारिका स्थित इस्कॉन मंदिर से भी एक विशाल रथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ शामिल हुई और जय जगन्नाथ के नारों के साथ पूरा माहौल जगन्नाथ के रंग में रंग गया। बच्चे, बूढ़े और जवान, साथ ही महिलाएं, सभी ने इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये यात्रा 8 किलोमीटर तक निकाली गई, जिसकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु लालायित दिखाई दिए। इस भव्य रथ यात्रा में श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला और उन्होंने वहां का जायजा लिया। देश भर में जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है और द्वारका में भी जगन्नाथ यात्रा पूरे जोश और उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। यहाँ तकरीबन 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मेरे ठीक सामने देख सकते हैं जगन्नाथ यात्रा का ये रथ जो है ये श्रद्धालुओं के साथ भक्तों के बीच में पहुंच चुका है और पूरे देश में इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। और ये देखिए श्रद्धालु उत्साह में लबरेज हो रखे हैं। किस तरह का माहौल देखते हैं प्रभु जी? बिल्कुल बहुत ही खुशी का माहौल है। आज भगवान जगन्नाथ स्वयं बाहर आए हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए, ऐसे लोगों को भी दर्शन देने के लिए जो मंदिर नहीं आ सकते, भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। तो ये भगवान की अपार कृपा है और भक्त लोग बहुत ही आनंदित हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से रस्सी खींच रहे हैं, जगन्नाथ जी के रथ को खींच रहे हैं। और शास्त्रों में वर्णन किया गया है अगर कोई व्यक्ति भगवान के रथ में सवार जगन्नाथ जी का दर्शन करता है, उनके रथ को खींचता है, उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हर किसी भक्त को आज ये मौका मिल रहा है भगवान की रस्सी को खींचे। और साथ में आप देख सकते हैं भक्त लोग झाड़ू लेकर यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं और हर कोई व्यक्ति ये सेवा कर सकता है ताकि जगन्नाथ जी आने वाले हैं। जिस प्रकार यहाँ झाड़ू लग रहा है उस प्रकार अगर हमारा हृदय साफ होगा तो भगवान हमारे हृदय में भी आएंगे। कितना उत्साह है आपको? प्रभु जी आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को, जो श्रद्धालुओं की मुस्कुराहट है? लोग कह रहे हैं कि पुरी जाना पड़ता था, अब दिल्ली में ही दर्शन हो रहे जगन्नाथ के। जी एक्चुअली ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि वो जगन्नाथ पुरी नहीं जा पा रहे, तो उनके लिए पुरी यहाँ पे आ गए दिल्ली में, द्वारका में। तो वही द्वारका में वही उमंग के साथ यहाँ पे रथ यात्रा निकले हुए हैं
और लोग बहुत खुश है। आप देख सकते हैं कितना खुश है वो लोग। ये देखिए यहाँ पर लोग जो श्रद्धालु जो है वो जगन्नाथ को लेकर के और निकले हुए हैं और इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कैसा अनुभव हो रहा है आपका? बहुत अच्छा, बहुत ब्लेस फील कर रहा हूँ मैं। जगन्नाथ जी आ रहे हैं और 15 दिन बाद हमसे मिलने आए हैं। हम सब बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। बिल्कुल, ये मेला इसी तरह पूरा चलने वाला, ये यात्रा, ये शोभा यात्रा अद्भुत फील हो रहा है। ऐसी यात्रा कभी नहीं हो सकती अब दोबारा। अद्भुत ये यात्रा, और ये यात्रा आगे तक इसी तरह चलती जाएगी और ये श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बड़ा दिन है जगन्नाथ यात्रा का, जो ये पूरा पर्व है पूरे हिंदुस्तान में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इसकी एक झलक दिल्ली यानी राजधानी दिल्ली के द्वारका के इस्कॉन टेम्पल में भी देखने को मिली और ये यात्रा उन्होंने निकाल करके श्रद्धालुओं को मौका दिया सीधे जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज दिल्ली। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 9 जुलाई तक 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के रूस पहुंचने से पहले ही वहां के प्रवासी व्यवसायी लोग काफी उत्साहित हैं और इस यात्रा को काफी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं और सबसे खास बात यहाँ का जो इंडियन डायस्पोरा है तमाम उम्मीदों के साथ इस यात्रा को देख रहा है कि जब दोनों नेता बात करेंगे तो यहाँ का जो बिजनेस है, पीपल टू पीपल टाइज हैं, वो कैसे और ज़्यादा बेहतर होंगे। यहाँ के इंडियन डायस्पोरा में तमाम जो लोग हैं, तमाम बिजनेसेस जुड़े हुए हैं, उनसे हमने बात की कि आखिर क्या चीज़ों की ज़रूरत है और इंडियन डायस्पोरा इस यात्रा को किन उम्मीदों से देखता है। हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं। डिफेंस में ऑलरेडी चल रहा है, फार्मा में भी चल रहा है, बट स्काई इज़ द लिमिट। हम लोग ये नहीं देखते कि रशिया में मैन्युफैक्चरिंग, वी आर ऑल्सो लुकिंग एट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग टू रशिया। सो बोथ वेज कम्युनिकेशन जान। आयुर्वेदा है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, विटामिन है, वो ग्रो कर रहा है और हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है भारत इन सारे सेगमेंट में। प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट के साथ बात होने वाली है इनकी और सारे अथॉरिटी के साथ, तो फार्मा एक बहुत ही टॉप बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्टिव है हमारे लिए और अच्छा कुछ होने का उम्मीद है। सिर्फ 1-2 कंपनी ही इंपोर्ट करती थी इंडिया से, ज़्यादातर लोग चाइना से इंपोर्ट करते थे। लेकिन मेजर जो क्वांटिटी है हम लोग इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो जो मोदी की वजह से ही हो पाया है। भारतीय समाज इस तरह से पूरा आत्मविश्वास के साथ विविध देशों में जो दिखाई दे रहा है, इसका पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी जी को है। રશિયામાં સાહેબ આપનું સ્વાગત છે। ગુજરાતીઓ અને ઇન્ડિયન ડાયસ્પોરા તમારું ખૂબ વેલકમ કરવા માટે અમે વેઇટ કરી રહ્યા છીએ અને તમારા આવવાથી ખૂબ જ ઉત્સાહિત છીએ। પૂરા ગુજરાતી સમાજ અને પૂરો ભારતીય સમાજ ઉત્સાહિત છે। ये सभी इंडियन के मन में यही बात है कि मोदी जी आएँ और जहाँ के रिलेशन और अच्छे बने और बिजनेस और डेवलप हो। और वहीं रूस में रह रहे भारतीय समुदाय के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को आगमन से खुश हैं। उनका मानना है कि यह आगमन सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देगा। नरेंद्र मोदी जी, हमें रशिया में आपका स्वागत है। Really happy that relationship between two my beloved countries, my motherland Russia and India, are really strong, and I'm happy that Narendra Modi is coming again to Moscow. I am happy to welcome the Prime Minister Narendra Modi in Russia, and I believe that the cultural links between our two countries are very important. We are very happy to perform and welcoming dance program and represent this beautiful art form of India, and
by this we expressing our big love to India, to Indian culture, and this is very auspicious day for us. और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 9 जुलाई तक 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मॉस्को की बेहद अहम यात्रा को लेकर वहां के लोग काफी उत्साहित हैं। इस यात्रा को रूस भारत के संबंधों के लिए अति अहम माना जा रहा है। मोदी जी की नेतृत्व के अंतर्गत चाय पे चर्चा होती है। आज कल पूरे रशिया में, पूरे मॉस्को में जहां देखो सिर्फ मोदी चर्चा हो रही है। का यहाँ आना इस समय पे जब यहाँ पर वॉर चल रहा है तो ये बहुत कुछ कहता है और हमें आशा है कि वो हम सब के लिए, इंडिया के लिए और रशिया के लिए ज़रूर कुछ ऐसी बातचीत करेंगे और ऐसे किसी नतीजे पे पहुँचेंगे कि जिससे ये वॉर ख़त्म होने में बहुत मदद मिलेगी। हमारे लिए वैसे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मोदी जी के आने के बाद चेंज हुई है। एक अब पे लोगों के देखने का नज़रिया काफ़ी बदला है। ये आशा करते हैं कि उनकी जो विज़िट है वो बिज़नेस और व्यापार के क्षेत्र में तो और नई ऊंचाइयाँ छुएगी, बट हम ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को हम एक अलग लेवल पे ले जाएं। मैं बहुत वेट कर रही हूँ मिस्टर मोदी का यहाँ पे विज़िट का, और मैं ये चाहती हूँ कि इस बार भी मोदी जी अपने साथ कुछ ऐसी खुशखबरियाँ लाएं और हमारे इंडो रशियन रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। बहुत गर्व महसूस होता है बिकॉज उनके प्रयास और देशभक्ति की वजह से हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ये विज़िट आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम जो क्रूशल स्टेज चल रही है दुनिया के अंदर, तो उस टाइम पे मोदी जी का यहाँ विजिट करना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भारतीयों की जो प्रतिष्ठा है विश्व में वो भी बढ़ी है, हम लोगों की प्रतिष्ठा भी यहाँ बढ़ी है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, इसलिए हम सब यहाँ पे अपने मिनी दुब्रोवका में इकट्ठा हुए हैं और चाय पे चर्चा कर रहे हैं। हमारी यहाँ प्यारी सी छोटी सी कम्युनिटी है जो हम आज गैदर हुए हैं एक साथ मोदी जी के लिए। मोदी जी हम मॉस्को में आ रहे हैं, इससे हम बहुत एक्साइटेड हैं। और वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में वो पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने नारायणपुरा में आधुनिक मल्टी स्पेशलिस्ट स्लिम्स अस्पताल का उद्घाटन किया। 100 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में रिप्लेसमेंट रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में छात्रों के लिए एक भवन का भी उद्घाटन किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से हिंदू समाज को लेकर दिए गए बयान पर अयोध्या के साधु संतों ने नाराजगी जताई है। साधु संतों ने कहा है कि राहुल गांधी को अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। अरे माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, उनको गले में पत्थर लटका कर हिलाना पड़ेगा जगह जगह कि हमने गलत कहा है। पहले वो बतावें कि अपने आप में वो क्या है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है, पहले सिद्ध तो करे। आप क्या मानते हो उसको? ब्राह्मण मानते हो, ईसाई मानते हो, फारसी मानते हो, क्या मानते हो? पहले आप लोग बताओ। उसकी कोई जाति नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, वो क्या जानेगा कि हिंदू क्या है? हिंदुओं के वोट से जीत करके रायबरेली में वोट किसने दिया उसको? अयोध्या का संत समाज नहीं, संपूर्ण देश का संत समाज जो है कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेगा और कांग्रेस की वास्तविकता को उजागर करेगा कि इनकी क्या संस्कृति है, ये कौन लोग हैं जो हिंदू को हिंसक बोल रहे हैं। कुंभ के मेले में हम इस संसद को उठाएंगे, इस बात को उठाएंगे कि कांग्रेस से नाता तोड़ो, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं रखो। अब तो ये रखा जाएगा जो कांग्रेस को वोट देगा वो हिंदू नहीं है। अयोध्यावासी सारे संत महंत इससे बहुत आहत हैं कि सनातन धर्म और जो सदैव सर्वे भवन्तु सुखना की भावना रखने वाला हिंदू जनमानस है, कभी किसी का अनभल न हो ऐसी भावना रखने वाला हिंदू समाज, उसको हिंसक बता देना ये निंदनीय है और घोर निंदनीय है। और एक तरफ आप मंदिरों में जा कर के शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, तिरुपति बालाजी जा रहे हैं
आप सोमनाथ जा रहे हो, जनेऊ धारण कर रहे हो, मस्तक पर चंदन लगा रहे हो, और आप उसी संसद में जा कर के जब आप इस योग्य बन गए, आप जब नेता विपक्ष बन गए, तो आप हिंदुओं को हिंसक बता रहे हो। इससे बढ़ कर के और हिंदुओं का अपमान क्या होगा? अयोध्या का ये समाज चाहता है, संत समाज ही नहीं, हिंदू समाज, सनातन धर्म को मानने वाला हर समाज चाहता है क्षमा मांगे उसी संसद में, जिस संसद में उन्होंने इस तरह का वक्तव्य कहा है और बोला है, उसी संसद में जाकर के वो क्षमा मांगे। ये हमारा जो बैठे हैं बैठक है संत समाज की, जैसे देखिए जो सांसद है वो संसद हमारे भारत के जो है गरिमा के वस्तु है। उस कुर्सी पर बैठ के, विपक्ष की कुर्सी पर बैठ के आप पूरे हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं, ये उचित नहीं है, वो निंदनीय है और निंदा करने के पात्र हैं। तो इसलिए हम सब चाहते हैं कि वो अपने आप को सुधार लें, मतलब आगे जा कर के, और भगवान मालिक है कि क्या होगा उनका। उसी संसद में क्षमा नहीं मांगते हैं तब हिंदू हम संत समाज इस विषय को लेकर के और पूरे देश में घूमेंगे और पूरे देश के हिंदुओं को चेतन करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी बालक बुद्धि हैं, अभी तक परिपक्व नहीं हुए और ना अभी तक ठीक से नेता प्रतिपक्ष बने हैं। राम भारत की पहचान है, बिना भगवान श्री राम के भारत नहीं जाना जा सकता। राहुल गांधी जी केवल झूठ बोलते हैं। उन्होंने संसद में पहले अग्निवीर शहीद के बारे में झूठ बोला, एमएसपी सरकार नहीं दे रही इसके बारे में झूठ बोला। झूठ बोलने और भ्रम फैलाने के अलावा उनको और कुछ आता नहीं है, और इसलिए ये बाल बुद्धि राहुल गांधी कुछ भी कहते रहते हैं। कैसे वो आंदोलन को हरा पाए ये आज तक किसी के समझ में नहीं आया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शिव भक्त होने का दावा करने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव भी प्रभु राम की स्तुति करते हैं, लेकिन राहुल गांधी का राम के प्रति ऐसा भाव रखना उचित नहीं। जिस प्रकार से वो ईश्वर के संदर्भ में बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, यदि आप अपने को शिव भक्त कहते हैं तो भगवान शंकर ने भी भगवान राम की स्तुति में जय राम रमा रमणम शमनम भवताप व्याकुल ताहि जनम बाकायदा स्तुति गाई। और आप श्री राम के प्रति इस प्रकार का भाव रखते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए आपकी भक्ति श्री राम की भक्ति नहीं है। शिव का भक्त तो राम के विरोधी भी थे। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर निकलने और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। हेमंत सोरेन 8 जुलाई को झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेंगे। हालात की गंभीरता को देखते हुए भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि हेमंत सरकार की वापसी ठग बंधन सरकार रिटर्न्स है, सरकार अंत कलह और विवाद से घिरी हुई है। महाठग रिटर्न्स ऐसा एक माहौल बना है। एक ठगबंधन की सरकार जो 2019 में आई थी झूठे वायदों के बुनियाद पर, जिसने लंबे चौड़े वचन वायदे देकर के युवाओं को, महिलाओं को, अनुबंध कर्मचारियों को, सभी लोगों को ठगा। कोई भी वर्ग इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। इस महाठग रिटर्न सरकार की, रिटर्न ऑफ महाठग गवर्नमेंट, उसके आखिरी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद विश्वास का मत प्राप्त करने के लिए कल उन्होंने सदन में प्रस्ताव रखा है। हम सब लोग उस प्रस्ताव में वाद विवाद में भाग लेना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और भोपाल के मेरे भाई बहनों की ये पहल देश भर के लिए मिसाल है। ऐसे प्रयास पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। देश में मानसून की दस्तक के बाद से कई राज्यों में भारी बारिश बाढ़ की वजह भी बन गई है। असम समेत पूर्वोत्तर के राज्य इन दिनों भारी बारिश से प्रभावित हैं। असम के सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत के लिए हर जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए। पहाड़ी राज्यों में भी बारिश से सामान्य जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। पहाड़ से मैदान तक बारिश का सिलसिला जारी है। असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी में 60 मजदूर फंस गए। नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी नदी का जलस्तर उफान पर है। वहीं गुजरात के सूरत में 6 मंजिला इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के ऋषिकेश में ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण गंगा सहित अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। राज्य के 29 प्रभावित जिलों में लगभग 24 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 58 हो गई है। मौसम विभाग ने 9 और 10 जुलाई को असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने 8 से 11 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इस बीच असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। बिहार के पश्चिमी चंपारण के बगहा में गंडक नदी पार कर खेतों में काम करने गए लगभग 60 मजदूर बाढ़ के पानी में फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि फंसे लोगों में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के द्वारा एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। उधर नेपाल में भारी बारिश से गंगा, गंडक, कोसी, परमान, महानंदा जैसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसका असर पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया समेत पूरे उत्तरी बिहार में देखने को मिल रहा है। बाढ़ संभावित जिलों में अलर्ट भेजा गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक अररिया, किशनगंज, मधुबनी, कटिहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मानसून के आगमन के साथ हम लोगों ने जिले में एसओपी के अनुरूप सारी तैयारी पूर्ण कर ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में बैठक में भी तैयारियों के संदर्भ में निर्देश प्राप्त हुए थे, तो उसके आलोक में भी सारी तैयारी की गई है। जितना भी सामग्री बाढ़ के लिए आवश्यक होता है उसके लिए टेंडर वगैरह करके दर निर्धारित कर लिया गया है। पशु चारा का भी दर निर्धारित कर लिया गया है। मौसम विभाग ने मानसून को लेकर उत्तर भारत समेत देश के अन्य हिस्सों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। मानसून ट्रफ है वो एक्टिव फेज में है और उसके प्रभाव से अभी क्या है कि नॉर्थ इंडिया में आज के दिन ऑलमोस्ट सारी जगह पे हैवी या वेरी हैवी रेनफॉल रहेगा। अगर हम पंजाब से स्टार्ट करते हैं, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद हिमाचल भी आज हैवी रेनफॉल हो सकता है और उत्तराखंड में हमारा अनुमान है कि आज एक्सट्रीमली हैवी मीन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल इंडिया की बात करें, वहाँ भी आने वाले 5 दिनों में हैवी वेरी हैवी स्पेल कंटिन्यू रहेगा। उधर गुजरात के सूरत में शनिवार को 6 मंजिला इमारत ढहने के बाद खोज और बचाव अभियान जारी है। ये हादसा सूरत के सचिन पाली गांव में हुआ। घटनास्थल से 7 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के चंपावत जिले के बनवसा क्षेत्र में बारिश के कारण नदी किनारे 24 लोग फंस गए। नदी के किनारे फंसे लोगों की सूचना जब एसडीआरएफ को हुई तो उन्होंने राफ्ट की सहायता से वहां फंसे सभी लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया। वहीं राज्य के पिथौरागढ़ में दिल्ली बैंड के पास भी पहाड़ से मलबा गिरने के कारण वहां 45 लोग फंस गए। एसडीआरएफ टीम को जैसे ही सूचना मिली उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। और एनआईए ने लश्कर-ए-तैयबा और एचएम से जुड़े जम्मू कश्मीर नार्को टेरर नेक्सस मामले में मुख्य फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सैयद सलीम जहांगीर जून 2020 से फरार था, जिस पर जम्मू कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में नशीली दवाओं की खरीद और बिक्री और धन पैदा करने की गहरी साजिश रचने का आरोप है। मकान खरीदारों और बिल्डरों के लिए पूरे देश में एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस
क्यूरी ने इस मामले में अपनी थर्ड स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है। जनवरी 2023 में एमिकस क्यूरी ने जो मॉडल एग्रीमेंट का मसौदा तैयार किया था, उसके खंड ए में देश भर के लिए एक समान प्रावधान रखे गए थे, जबकि खंड बी में राज्य स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक बदलाव कर सकते थे। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से इस मॉडल एग्रीमेंट पर अपने सुझाव देने को कहा था। 12 राज्यों से मिले सुझावों के बाद मॉडल एग्रीमेंट के खंड ए में संशोधन किए गए। अब इन्हें मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। इस मामले में वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से 2020 में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया था। याचिका में कहा गया था कि बिल्डर की तरफ से बनाए जाने वाले एग्रीमेंट में कई अस्पष्ट शर्तें होती हैं, जिनके चलते बाद में खरीदार को नुकसान उठाना पड़ता है। और वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में खंदौली क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे इंटरचेंज पर बने तालाब में नहाने गए 4 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई है। वहीं जबकि 5 बच्चों को सकुशल बचा लिया गया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब सड़क किनारे झुग्गियों में रहने वाले 10 बच्चे तालाब में नहाते समय डूबने लगे। हादसे की जानकारी मिलते ही ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड ने 4 बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया। वहीं 1 घंटे की वहां पर मशक्कत करने के बाद गोताखोरों ने बच्चियों के शव को बाहर निकाला। बता दें कि पुलिस ने सभी मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। खंदौली इंटरचेंज के पास 9 लोगों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर थाना पुलिस को जब सूचना दी गई, उससे पहले इंटरचेंज पे होमगार्ड मौजूद थे, मुकेश कुमार चौहान, और 2 लोग और थे, जितेंद्र शर्मा और विष्णु। उन्होंने 5 लोगों को सकुशल रिकवर किया गया था। 3 की मौके पे डेथ हो गई थी। 1 को खंदौली CHC भेजा गया था, जहां पे उसे डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। 5 लोग अभी इसमें सकुशल रेस्क्यू किए हैं। और झारखंड राज्य में पत्थर माफिया धरती को खोखला कर धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं, जिससे राज्य की प्राकृतिक संपदाओं को नुकसान हो रहा है। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की झारखंड के रांची से ये ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड में 3000 से ज्यादा अवैध पत्थर की खदानें हैं, जिसमें चतरा, गुमला, धनबाद, साहिबगंज सभी जगह ये माफिया अवैध खनन कर शासन को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। विपक्ष राज्य की JMM सरकार पर जल जंगल जमीन को बेचने का आरोप लगा रहा है। ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन का बेहतरीन नमूना है। इससे बढ़िया नमूना क्या हो सकता है जब माननीय मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, जो साहिबगंज के पत्थर माफिया थे, उन्होंने ही अपने कार्यकाल में पहले 2 वर्षों में 1250 करोड़ के पत्थरों को, पहाड़ों को गायब करवा कर, तुड़वा कर इसकी बाजाबता रेलवे से भिजवा दिया। और अभी वो जेल में है 2 वर्षों से। ईडी ने 1250 करोड़ का सिर्फ एक साहिबगंज इलाके में ये आकलन किया है, इनिशियल आकलन किया है, जो पत्थर की वहाँ पे चोरी हुई है, एक तरह से पहाड़ों की चोरी हुई है। तो अवैध खनन तो सरकार का समर्थन है, बिना समर्थन के। अभी तक वो पंकज मिश्रा 2 साल से जेल में रहने के बाद भी विधायक प्रतिनिधि है माननीय मुख्यमंत्री के। झारखंड में खनन माफिया और विभागीय अफसरों का मजबूत गठजोड़ है। खनन का लाइसेंस तो 15 से 20 डेसिमल का ही जारी होता है, लेकिन शातिर खनन माफिया सैकड़ों एकड़ लंबे चौड़े इलाके पर कब्जा कर लेते हैं और अवैध खनन करते हैं। वहीं सत्तारूढ़ JMM ऐसे किसी भी आरोपों से इनकार करता है। पिछली बार की सरकार के समय जो राजस्व वसूली खनन के क्षेत्र से था, उससे करीब 2.5 गुना ज्यादा राजस्व वसूली इस सरकार में हो रही है। जब राजस्व वसूली ज्यादा हो गया तो घोटाले कैसे होंगे? राजस्व कम आता था आपकी सरकार में। इसका मतलब यह हुआ कि आप चोरी करवाते थे, घोटाले करते थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे। लेकिन यहाँ तो राजस्व बढ़ा है। झारखंड की आदिवासी संस्कृति में पहाड़, वन और नदियों का खास महत्व है और ये मुद्दा यहाँ रहने वाले आदिवासियों से सीधे तौर पर जुड़ा है। इसके बावजूद झारखंड में पहाड़ों को बचाने के लिए अब तक कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। वहीं खनन के ऐसे किसी भी घोटाले पर हेमंत सोरेन सरकार मौन है। झारखंड राज्य में कहां कहां करप्शन हुआ, इसकी परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं। जल जंगल जमीन ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पत्थर माफियों की नजर न पड़ी हो। सच बात तो यही है कि झारखंड राज्य में बिना डर भय के बेखौफ 3 के उजाले में बड़े पैमाने में पत्थर माफियों का काला कारोबार कई वर्षों से बदस्तूर जारी है। सोमेश पटेल, DD न्यूज, रांची, झारखंड। और वहीं झारखंड राज्य में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की JSSC PGT परीक्षा इन दिनों सुर्खियों में है। अभ्यर्थी PGT परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं, जिसे लेकर झारखंड में सियासत भी खूब हो रही है। देखिए संवाददाता सोमेश पटेल की झारखंड के रांची से
ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड में जेएसएससी पीजीटी परीक्षा में हुई धांधली से नाराज छात्र पिछले 1 महीने से खुले आसमान के नीचे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। झारखंड में परीक्षाओं में हुई धांधली से छात्रों में गुस्सा और रोष देखा जा सकता है। 5 सेंटर को हॉट सेंटर बना के 5 से 6 सेंटर जो तो हॉट सेंटर बनाए गए थे, क्योंकि सर्वर रूम से आंसर वहाँ पर मारा जाता था और जो भी अभ्यर्थी पैसे जो दिए थे उस अभ्यर्थी का जो एग्ज़ाम सेंटर पड़ा था इसी सेंटर में पड़ा था। और देखिएगा एक लिस्ट हमारे पास है, ये सारी लिस्ट में जो टॉपर आप देखिएगा ना, परसेंटेज भी देखिएगा, जो श्रेय डिजिटल है वो प्रथम स्थान रखती है। घोटाला जो है अकेले कोई आसानी से नहीं कर सकता है, इसमें सारी की मिली भगत है, जिसके कारण से हम लोग को आज तक शुद्ध लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। झारखंड में कुल 24 सेंटर बनाए गए थे, उसमें मुख्य रूप से 5 ऐसे सेंटर थे जिसमें से सरकार, आयोग और एजेंसी ये तीनों के मिली भगत से लगभग आधे सीट यानी कि 1500 सीटों पर पैसे के बल पर एक सीट 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख पर सरकार द्वारा बेची गई है। पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जांच हो उसके बाद नियुक्ति हो। सबसे पहले इसमें कौन दोषी है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन सरकार के कान में आज तक जू तक नहीं रेंगी। जेएसएससी पीजीटी परीक्षा में चारों ओर से धांधली के आरोप लग रहे हैं। परीक्षाओं में हुई धांधली से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की साख पर सवालिया निशान लग रहा है। परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर विपक्ष सीबीआई जांच की मांग उठा रहा है। साथ ही जांच पूरा होने तक नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की भी मांग की जा रही है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता एग्जाम में किसी भी प्रकार की धांधली से इनकार कर रहे हैं। और एग्जाम्स में कई एक खामियां निकली है। जैसे 2 सेंटर्स हैं, एक बोकारो का है सरिया और एक सिवा रांची का, और एक 2 सेंटर यहाँ से 80% बच्चे पास कर गए। 102 नंबर कोड का लगातार 20-30 बच्चा एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से निकल करके आता है और वो टॉप भी करता है। कि नीट का जांच चली रहा है, सीबीआई यहाँ वो सारा केंद्र हजारीबाग है और कई एक ओएसिस सेंटर और कितने लोगों का जो नाम निकल करके आ रहा है, छन के आ रहा है। तो आप उसी के साथ इसको भी क्लब कर दीजिए, क्योंकि ये भी मामला इसी झारखंड से संबंधित है और सीबीआई की जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और तब तक इस एग्जाम का रिक्रूटमेंट और जो अपने ज्वाइनिंग देने के लिए जो कहा है उसको रोका जाए। यहाँ पर कोई घोटाला नहीं हुआ है। इसके पहले कर्मचारी चयन आयोग की एक परीक्षा में इन लोगों ने इसी तरह आरोप लगाया था। इन विवादों के बीच झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अनुशंसित पीजीटी परीक्षा में सफल शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण को फिलहाल टाल दिया है। परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार कटघरे में है। झारखंड राज्य का जब से गठन हुआ है तब से ही झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विवादों में रहा है। कभी पेपर लीक को लेकर तो कभी परीक्षा परिणाम को लेकर। इस बार राज्य में हुए जेएसएससी पीजीटी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर छात्र हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, झारखंड, रांची। नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक एफपीओ मेले का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली हाट में लगे इस एफपीओ मेले में क्या कुछ खास है और किसानों द्वारा बनाए गए कौन कौन से उत्पाद लाए गए हैं, इसका जायजा लिया डीडी न्यूज संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा ने। दिल्ली हाट तो आप पहले भी कई बार आए होंगे, लेकिन 6 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में जब आप दिल्ली हाट आएंगे तो आप यहाँ एक विशेष प्रकार के मेले में शामिल हो सकते हैं। इस बार इस दिल्ली हाट में एफपीओ मेले में क्या कुछ खास है, आइए चलकर देखते हैं। दिल्ली हाट में लगा एफपीओ मेला एक अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जिन्हें ऑर्गेनिक, पौष्टिक और शुद्ध खाद्य पदार्थों की तलाश रहती है। इस मेले में देश के अलग अलग राज्यों से एफपीओ आए हैं, जिनसे आप सीधे किसानों के द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों को उचित दामों में खरीद सकते हैं। And I am very fond of organic products because nowadays lot of mixing and chemicals are there. Farmers का अगर direct contact से आपको कुछ सामान अगर अच्छा मिलता है pure, so nothing like it. Because आज की market में it's very difficult to get pure things. So saw this Kashmiri stall, so bought some kava, some apples and cherries. It was really tasty. I would suggest please buy the cherries right here. They're really tasty. ये जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से बहुत ही कमेंडेबल है। पूरा भारत से ये जो एफपीओज यहाँ पे आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मेले में देश
देश के अलग अलग राज्यों से एफपीओ आए हैं। कश्मीर के सेब से लेकर उत्तर प्रदेश का शुद्ध शहद भी आप इस मेले में खरीद सकते हैं। हम लोग पूरी तरह से सब्जियों पे काम करते हैं, जो सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं। हमारे पास अभी तुमड़ी आलू यहाँ पर है और लहसुन है पहाड़ का। उसके अलावा हम कई पहाड़ की दालें जो होती हैं, पहाड़ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अपने रिटेल आउटलेट पर निकालते हैं। आंवला है, आंवला कैंडी है, आंवला मुरब्बा है, आंवला मसाला है, चटपटा आंवला है। कुछ अचार की रेंजें हैं, कटहल का अचार जो अपने जैक फ्रूट बोलते हैं, और आंवले का अचार है, आम का अचार है। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे लेके आए। यहाँ न सिर्फ खाद्य पदार्थ बल्कि गृह सज्जा की स्वदेशी वस्तुएं उचित दाम पर मिल रही है। गाय के गोबर से बने दिए और चाबी के गुच्छे भी इस मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नेम प्लेट्स हो गई, नंबर प्लेट्स हो गई और मोमेंटोज़ हो गए, इन सारी चीज़ों में हमने मतलब काफ़ी चीज़ें आगे इंक्लूड करी हैं। इसके अलावा इसमें प्योर देसी गाय के गोबर के अलावा जो प्राकृतिक गोंद होती है सिर्फ वही यूज़ की है हमने। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव या ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं है, तो ये प्योर हम बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और एक हमारे शहद की सबसे ज़्यादा उत्पादन जो मस्टर्ड हनी की होती है, सरसों हनी की होती है, उसको लेकर के बहुत बड़ी हमारे देश में एक भ्रांति रहती है। वो जो घी की तरह ये सर्दियों में टेम्परेचर कम पे जो जम जाता है, तो उसको लोग बाग इसको बिल्कुल ख़राब शहद को मानते हैं और सबसे ज़्यादा फॉरेन कंट्री में उसी की डिमांड रहती है। 300 किसानों का एक ग्रुप है जिसमें जैसे महिलाएं हैं, ये सांब्रानी कप बनाती हैं। ये हमारे यहाँ का बेस्ट कप वो माना जाता है जैसे आप पूजा घर में यूज़ कर सकते हैं। इसमें हवन सामग्री रहती है और इसको आप जला के रख दें, पूरा धुनी होता है। इसी तरह की ये आइटम है जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं, जैसे ये बना रखा है, ये गुलदस्ता हो गया, ये गुल्लक हो गई, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इस मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों को अधिक बिक्री का मौका प्रदान करना है और उन्हें बाजार में अनेक उत्पादकों की मांग बढ़ने में मदद करना है। यहाँ पर आपको स्वदेशी तथा स्थानीय उत्पादकों का विविधतापूर्ण संग्रह भी देखने को मिलेगा, जिन्हें विभिन्न विशेषताओं के द्वारा तैयार किया गया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि दिल्ली हाट तो आप पहले भी कई बार आए होंगे, लेकिन इस बार 6 तारीख से लेकर और 8 तारीख तक ये दिल्ली हाट में जो किसानों का मेला लगा है वो एकदम अद्भुत है। आप यहाँ आइए और किसानों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स बिना केमिकल के, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक, चाहे वो मसाले हो, बिस्किट्स हो या आपके बच्चों को लुभाने के लिए चिप्स हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ आकर ले सकते हैं और वो भी उचित दामों के साथ। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीडी न्यूज़ दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय ने 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के लिए PARI नाम से एक परियोजना शुरू की है। इसके तहत देश भर के 150 से अधिक विजुअल आर्टिस्ट राष्ट्रीय राजधानी के सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए विभिन्न स्थलों को सजाने में जुटे हुए हैं। ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय इसे संयुक्त रूप से क्रियान्वित कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य आधुनिक विषयों और तकनीकों को शामिल करते हुए हजारों साल की लोक कलाओं को सामने लाना है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। दिल्ली में विश्व धरोहर समिति का 46वां अधिवेशन जो है, सत्र जो है, उसका आयोजन किया जाना है और इसको लेकर के 150 से भी ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि, ऐसा माना जा रहा है कि वो भारत में आने वाले हैं, दिल्ली में आने वाले हैं। और दिल्ली में जब वो एयरपोर्ट से भारत मंडपम तक जाएंगे तो उनका जो अनुभव है वो एक नायाब अनुभव बने, इसको ध्यान में रखते हुए भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है उसने कमर कस ली है। बहुत ही उत्कृष्ट और अमूल्य कला है। इस तरफ, इस स्ट्रीट के इस तरफ हम पूरा मधुबनी कर रहे हैं, फिर स्ट्रीट के उस तरफ वो भी राष्ट्रपति पुरस्कार आर्टिस्ट हैं जो फड़ फोक आर्ट होती है राजस्थान की, वो लोग दर्शा रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा जंगल और जो यात्रा उत्सव दिखाया है कि जंगल से होके महाराज का पूरा निकला और वो थीम से पूरा दर्शाया। और रोड के दोनों तरफ जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय कला है, उसको तकरीबन 150 देश भर के जो कलाकार हैं वो सजाते और संवारते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। यह पेंटिंग मेरी परंपरागत आर्ट है जो कि 700 सालों से मेरे परिवार में चली आ रही है। इसमें हमने एक राजा की शाही सवारी बताई है, वैसे ही जैसे राजस्थान में गणगौर की सवारी निकलती है बड़ी शाही अंदाज में, झंडे लेकर के, निशान लेकर के, बड़े नाचते गाते बजाते हुए धूमधाम से। और ऐसी जगह पर हम भी हैं जो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये मधुबनी आर्ट को यहाँ पर सजाया जा रहा है, जो राजस्थानी आर्ट है उसको यहाँ पर सजाया जा रहा है, और किस प्रकार से देश के अलग अलग इलाकों की जो मानी हुई जानी मानी जो कला है उनको यहाँ पर सजोया जा रहा है। देसी मेहमान लोग जब आएंगे यहाँ
तो हमारी कला को जानेंगे, पहचानेंगे और इसे इसके बारे में सर्च करेंगे। तो हमारे को इस कला को आगे बढ़ाना है और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। परी इसका एक जो है वो थीम, एक मिशन बनाया गया है जिसके तहत ये सारा जो कार्यक्रम है वहाँ पे चलाया जा रहा है। 18 तारीख तक इनको डेडलाइन दी गई है। 18 तारीख तक पूरी दिल्ली का ये जो इलाका है जहाँ से ये लोग गुजरेंगे उसकी दोनों तरफ आपको ऐसी कला, संस्कृति की, सभ्यता की पहचान जो है भारत की, वो ऐसी कलाएँ आपको देखने को मिल जाएंगी। कैमरामैन राजेश के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब खेल के मैदान से खुशखबरी। दरअसल भारत ने 5 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को 100 रनों से हरा दिया। भारत द्वारा मिले 234 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती गई और पूरी टीम 18.4 ओवर में 134 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और मुकाबला गंवा दिया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा के शतक और ऋतुराज गायकवाड़ के अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में 2 विकेट पर 234 रन बनाए। भारत के लिए अभिषेक ने 47 गेंदों में 100 रनों की विस्फोटक पारी खेली। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 47 गेंदों पर नाबाद 77 रन और रिंकू सिंह ने 48 रनों की शानदार पारी खेली। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। अब सीरीज का तीसरा मैच बुधवार को खेला जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वास्थ्य से जुड़ी